Good morning, everyone. Today we'll start the new chapter, that is accounting for holding companies. Holding companies basically uh, these are the companies those who control their subsidiaries. Subsidiaries का मतलब देखिए, there are basically three terms according to the accounting standard 21. Accounting standard 21. It states that consolidated financial statements that is prepared, and it comprises of three terms. First is a subsidiary. अब सब्सिडरी क्या होती है? ये वो कंपनीज है जिसको कोई पेरेंट कंपनी या कोई दूसरी कंपनी कंट्रोल करती है. यू मे टेक द एग्जांपल that for example there is a big company, those who have bought the major shares of any company, then that is controlled by the bigger company. तो इसमें जो सब्सिडरी कंपनी है वो कंपनी है जिसको कंट्रोल किया जाता है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. सो दैट इज़ सब्सिडरी. अब बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या बोलते हैं? पेरेंट. उसको पेरेंट बोला जाता है. इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज विच हैज़ वन और मोर सब्सिडरी. दैट मीन्स पेरेंट उसी को बोलेंगे. आप इसको पेरेंट्स की तरह लेके चले जो बड़ी कंपनी है, एंड दीज सब्सिडरीज आर लाइक देयर चिल्ड्रन. तो इसके एक सब्सिडरी या एक से अधिक सब्सिडरीज हो सकते हैं. तो बेसिकली इसका अपना एग्जिस्टेंस भी होता है, जो पेरेंट कंपनी है, और साथ साथ ये दूसरी छोटी कंपनीज को भी कंट्रोल करती है. और देयर इज़ अ थर्ड टर्म कॉल्ड ग्रुप. तो ग्रुप में पेरेंट और पेरेंट के साथ साथ जो सब्सिडरीज़ हैं, चाहे अगर मान लो किसी पेरेंट कंपनी की 3 सब्सिडरीज़ है बी सी डी, तो उस केस में तीनों को ए बी सी डी चारों को इंक्लूड किया जाए तो वो ग्रुप कहलाता है. नाउ वी विल स्ट्रेट अवे प्रोसीड टू दी प्रैक्टिकल आस्पेक्ट. प्रैक्टिकल आस्पेक्ट में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया जाता है. अब कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेटेड होता है दोनों अगर किसी पेरेंट कंपनी की 3 सब्सिडरीज़ है तो तीनों कंपनीज़ के जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है उसको क्लब करके, यानी कि उसको इकट्ठा करके एक स्टेटमेंट में जब दिखाया जाता है तो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं. वी विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. तो कोई भी बड़ी कंपनी 100% अगर सब्सिडरी है तो फुली ओन्ड कहलाएगी सब्सिडरी, यानी कि 100% शेयर्स अगर किसी पेरेंट कंपनी का, छोटी कंपनी का 100% शेयर है तो वो फुली ओन्ड सब्सिडरी कहलाती है. और अगर अगर 100% नहीं है, उससे कम है, बट दैट शुड बी मोर देन 50%. 50% से अधिक शेयर्स होने चाहिए पेरेंट कंपनी के, तभी वो उसको कंट्रोल कर सकती है या वोटिंग पावर उनके पास ज़्यादा हो सकता है. तो इन दैट केस जो विल प्रोसीड विद द कंसेप्ट ऑफ that is consolidated balance sheet. Will proceed with. तो जो ये 100 से 2 तरह की सब्सिडरी लेके चलें. एक होती है, अगर मैं बात करूँ सब्सिडरीज़ की, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सिडरीज़. वन इज़, इसको होली ओन्ड बोलते हैं या फुली ओन्ड बोलते हैं. होली ओन्ड सब्सिडरी जिसमें 100% शेयर्स कंट्रोलिंग कंपनी के पास, यानी कि जो पेरेंट कंपनी उनके पास होता है. एंड सेकेंड इज़ पार्टली ओन्ड सब्सिडरी. पार्टली ओन्ड सब्सिडरी में वो ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजेस होते हैं जिस पे पेरेंट कंपनी के पास 100% शेयर्स नहीं होता. यू मे टेक एन एग्जांपल दैट इट विल बी दी शेयर्स
of parent, the subsidiary company will be more than 50% but less than 100%. 60%, 70%, 80%, 90% की सब्सिडरी हो सकती है, उसको पार्टली ओन्ड बोला जाता है। दैट मीन्स 100% शेयर इनके पास नहीं होते, बट मेजॉरिटी शेयर्स इनके पास होते हैं। सो कंसोलिडेटेड देयर इज़ ए प्रॉपर फॉर्मेट, और उसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें सबसे पहले बैलेंस शीट की बात होती है। विल प्रोसीड विद द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एक प्रॉब्लम नंबर 1 इज़ गिवन। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज़ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर टेकन फ्रॉम नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन होती है, एक स्टेटमेंट में उसको बोला जाता है नोट्स टू अकाउंट्स। तो वहाँ पे आपको नोट्स टू अकाउंट में सीरियल नंबर दिए होंगे, उसकी कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन किस तरह से होती है कि जो पेरेंट कंपनी है उसके एसेट्स के साथ जोड़ दिया जाता है सब्सिडरी को, क्योंकि उस पर ही ओनरशिप जो होती है वो पेरेंट कंपनी की होती है। तो ये आपको नोट्स टू अकाउंट्स दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपको पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। दीज आर दी लाइबिलिटीज़ आर गिवन, इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व, 6% डिबेंचर, ट्रेड पेबल्स, फिक्स्ड एसेट्स। अभी यहाँ देखिए, अगर हम बात करें दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर टेकन फ्रॉम दी नोट्स टू अकाउंट्स टू दी बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड जो है यहाँ पर होल्डिंग कंपनी, एंड एस लिमिटेड इज़ दी सब्सिडरी कंपनी। एस लिमिटेड इज़ सब्सिडरी कंपनी। तो यहाँ पर देखें आप, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ देखेंगे आप, ख़ास तौर से ये देखने की चीज़ है कि जो आपको ये यहाँ पर आपको इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं, यहाँ देखिए ये एच लिमिटेड, ये होल्डिंग कंपनी के शेयर्स हैं, और ये 5 लाख आपको सब्सिडरी कंपनी के हैं। लेकिन ये 5 लाख कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट में जो है रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो 50,000 शेयर्स एस लिमिटेड में दिए हैं, ये इन्वेस्टमेंट जो है इसके साथ ये वाला जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट एस लिमिटेड के ऊपर या उस कंपनी में की गई है। सो दिस इन्वेस्टमेंट विल बी कैंसिल्ड। तो ना ये इन्वेस्टमेंट शो होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, और ना ये इक्विटी कैपिटल होगा शो। सो ये जो है दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, बिकॉज नाउ इट इज़ गोइंग टू बी ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये फुली ओन्ड एंटरप्राइज का एक एग्जाम्पल है। हाउ विल वी प्रिपेयर इट? सबसे पहले अगर हम बात करें तो वी विल प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट, तो ये एक स्टेटमेंट है, आप इसमें यहाँ देखें, इसमें ये पर्टिकुलर्स मान के चलें, और ये आपका अमाउंट हो जाएगा रुपीस। तो यहाँ पर आप नोट्स टू अकाउंट में 1 देखें, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल आपने देखा, दोनों कंपनीज के शेयर कैपिटल आपको दिए हुए हैं। ये एच जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट यहाँ बनाएंगे हम, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के टोटल आइटम्स को कैलकुलेट करने के लिए हम ये नोट्स टू अकाउंट बना रहे हैं। 15 लाख है, ये 5 लाख इसमें जुड़ जाता अगर ये इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं होती, क्योंकि ये इसी कंपनी का, पेरेंट कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन रहा है। तो ये 5 लाख दैट विल बी कैंसिल्ड विद दी शेयर कैपिटल ओवर दिस। तो ये कैंसिल हो जाता है, बोथ दीज थिंग्स विल नॉट बी शोन। तो यहाँ पर हाउ विल वी शो इट? इट विल बी इक्वल टू issued, subscribed and fully paid 1,50,000 shares या इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, ऑफ ₹10 each। तो यहाँ पर 15 lakhs आएगा, ना कि 15 + 5 20 lakhs आएगा। सो इन्वेस्टमेंट विल बी कैंसिल्ड विद द शेयर कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड, क्योंकि वो उसी कंपनी में पहले इन्वेस्ट किया गया है।
नाउ सी ओवर हियर इट इज़ रिजर्व्स एंड सरप्लस, एक हेड होता है, नोट्स टू अकाउंट में यहाँ लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस ये सेकेंड आइटम है, शेयर कैपिटल जैसे वैसे शेयर, इसमें आप जनरल रिजर्व लिखेंगे, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में दोनों के रिजर्व्स यहाँ देखिए, ये जनरल रिजर्व आपको गिवन है यहाँ, जनरल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी इज 50, it is 50,000, so that will be 50,000. now what else, और यहाँ देखें आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिए हुए हैं, ये देखिए 6% डिबेंचर्स, तो 6% डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेड्स में आता है, आप इसका फॉर्मेट देख लें, जो है देयर इज़ अ सेपरेट चैप्टर, इसमें एच लिमिटेड के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अलग लिखने हैं, होल्डिंग के अलग लिखने हैं और सब्सिडरी कंपनी के अलग लिखने हैं, ये दोनों अलग अलग दिए हैं आपको, यहाँ देखेंगे आप, हेयर इट इज़ 6% डिबेंचर्स, इट इज़ 3 lakhs and 2 lakhs, सो 3 lakhs अलग अलग दिखाना है, और यहाँ पे जो सब्सिडरी कंपनी के 2 lakhs भी इन्हीं के जो है डिबेंचर्स हो जाएंगे, या उन्हीं की लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी, किसकी, वो एच लिमिटेड की, द कंपनी विच इज़ होल्डिंग कंपनी। नाउ व्हाट एल्स, ट्रेड पेबल्स देखें, दोनों के जोड़ने पर सारे आपने ऐड करते जाना है, 10,000 18,000 लाइबिलिटीज़ की पहले आप टोटल कर लें, सो ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स इसमें एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों के जोड़ दें, 10 और 18, 10,000 18,000, सो दैट विल बी, और इसको साथ साथ आपने क्या करना है, टोटल भी करते जाना है ना, यहाँ आप लाइन लगा दें, यहाँ ये तो 50,000 है, ये 50,000 ही है, इसका 5 लाख हो जाएगा, जो शो किया जाएगा बैलेंस शीट में वो 5 लाख किया जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे ये 28,000। नाउ व्हाट एल्स, यहाँ पे देखिए ये तो हो गया, अब वी विल प्रोसीड टू दी फिक्स एसेट्स नाउ, तो फिफ्थ नोट्स टू अकाउंट हो जाएगा, फिफ्थ दैट इज़ फिक्स्ड एसेट्स, पहले लाइबिलिटीज़ कर लेने फिर एसेट्स कर लेने, यहाँ एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, यहाँ पर देखें यहाँ फिक्स एसेट्स 13,50,000 और 7,30,000, सो दैट इज़ 13,50,000 and it is 7,30,000, इसको भी टोटल कर लें, 2 लाख 20,80,000, इसको भी टोटल कर लें। नाउ नेक्स्ट इज़, यहाँ पे देखें आप और क्या दे रखा है आपको, इन्वेस्टमेंट नहीं शो करना क्योंकि एस लिमिटेड में किया हुआ है, ये 5 lakhs, ये 5 lakhs कैंसिल हो गया। नाउ वी विल प्रोसीड टू इन्वेंट्री, ऐसे ही कर लें, इन्वेंट्री लिखें यहाँ, इन्वेंट्री एच लिमिटेड एस लिमिटेड, एच लिमिटेड इट इज़ 1,50,000 80,000, 1,50,000 and 80,000, so that becomes 2,30,000. What else? Next is trade receivables, trade receivables, एच लिमिटेड टोटल करते जाना है, एस लिमिटेड, इसको फिर बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, इट इज़ गिवन 75,000 and 40,000, so that is 1,15,000,
and last is cash and cash equivalents. So cash and cash equivalents S limited and S limited. It is 25,000 and 15,000. It is 40,000. बस ये सारे हमने जो भी यहाँ टोटल किए बैलेंस शीट में हमने ऐसे ही दिखा देने हैं जैसे हमने वर्टिकल फॉर्म में इसको शो किया गया है हमारे एग्जाम्पल में या हमारे क्वेश्चन में. सो हाउ विल वी राइट इट? We will write consolidated balance sheet. Consolidated balance sheet. अब आपने यहाँ पे you will write equity. First of all you will write first equity and liabilities. और यहाँ नोट नंबर लिखेंगे आप. नोट नंबर जो नोट पे आपने कैलकुलेट किया है वो आपके नोट नंबर डालना है. जैसे नोट नंबर 1 है, आपने किया कैलकुलेट शेयर कैपिटल. नोट नंबर 1 हमने किया था, यहाँ देखिए आप, इट इज़ 15 lakhs. 15 lakhs इज़ गिवन. नोट नंबर 1 का रेफरेंस डाला, यहाँ रुपीज़ डाला. दिस विल बी 15 lakhs. तो जहाँ आपने जो नोट नंबर लिखा हुआ है बस उसके अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ इसका नंबर डाल देना है. सेकंड हमने कैलकुलेट किया था रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस इट वाज 50,000. 50,000 इट वाज गिवन. ये होल्डिंग कंपनी का रिजर्व्स था. देन ये तो फर्स्ट इक्विटी कैपिटल हो गया. सेकंड वाज नॉन करंट लाइबिलिटीज़. नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में फर्स्ट था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमने नोट नंबर 2 में कैलकुलेट किया था. ये है ना 2. और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये देखिए यहाँ पे 3 है और इसका टोटल है 5 lakhs. 5 lakhs. ऐसे ही आप थर्ड लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज़. करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स यहाँ हमने किया 4. नोट नंबर 4 और टोटल है इसका, टोटल लेना है 28,000. ट्रेड पेबल्स 70. ये ट्रेड पेबल्स का राशि थोड़ा सा गलत हो गया. ये 2,50,000 और 1,65,000 है. इट इज़ रॉन्ग. वो हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा. ये है ट्रेड पेबल्स. इट वाज 2,50,000. मेरे को लगता है मैंने किसी और क्वेश्चन से नोट कर लिया, ये सेकंड क्वेश्चन से कर लिया. एंड इट वाज 1,65,000. तो इसको ठीक कर लेंगे, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. और ये हो जाएगा टोटल आपका 5,000, ये 1 और ये 415 यानी 4,15,000 हो जाएगा. सो यहाँ पर भी नोट 4,15,000. तो ये करेक्ट कर लेंगे आप. मैंने ये जो पुरानी फिगर्स है इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन से ले ली थी जब, बट कि यू नो वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम नंबर 1. देन ये सारा आपका सारे लाइबिलिटीज़ हो गए. इसको टोटल कर लेंगे आप. सो दैट विल बी 15 प्लस 5 इज़ 20 lakh. 20 lakh 50,000. 20 lakh 65,000. 24 lakh 65,000. So that is the total. 24 lakh 65,000.
Now what we will do, we will write it is Roman number 1 है ना, no, Roman number 2 is assets, first is non current assets. ये इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप देख लेंगे बुक से। नॉन करेंट एसेट्स में देखें आप यहाँ पर फिक्स एसेट्स टोटल है 2,20,80,000 फिक्स्ड एसेट्स। नोट 5 20,80,000। देन सेकेंड इज करंट एसेट्स, यानी कि ये जो नोट नंबर है इसका रेफरेंस देना है कहाँ कैलकुलेशन की है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है 2,30,000, इन्वेंट्री 2,60,000, it is 2,30,000, sorry, it is 2,30,000. Then third is trade receivables, इसको नोट 7 में हमने कैलकुलेट किया है। ट्रेड रिसीवेबल्स टोटल इज 1,15,000, 1,15,000। and last is cash and cash equivalents, it is note number 8, total is 40,000, note number 8 40,000. Now we will total it. Total of assets and liabilities should be equal. Let us use the calculator for both the calculations. पहले liabilities कर लेते हैं 15 lakhs plus 50,000 plus 5 lakhs plus 4,15,000, it is 24,65,000. ये तो ठीक है। Now second is assets 20,80,000 plus 2,30,000 plus 1,15,000 plus 40,000, it is 65,000, sorry. So that means both the sides are correct. So that is called how we calculate. यहाँ भी टोटल लिख दें आप, टोटल एसेट्स हो गए, यहाँ भी लिख दें टोटल, इट इज़ टोटल लाइबिलिटीज़। इट इज़ वेरी सिंपल। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, इफ़ दी इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन और इन्वेस्टमेंट जो है होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में है, तो फिर जो शेयर कैपिटल है वो कैंसिल करना है इन्वेस्टमेंट के साथ। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. Try to attempt the next question from the book. Thank you.